हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का जो दोस्तों 2023 ईस्वी में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, जो वो सेट निकाला है दोस्तों। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। तो 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन आज मतलब सेट करने वाले हैं दोस्तों पूरा। जो कि देखिए, पहले का क्वेश्चन जो ऑनलाइन हुआ था दोस्तों, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। और अभी जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, मगर उस लेवल का क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है दोस्तों। तो देखिए आप लोग इसमें सीडीपी करेंगे दोस्तों इसमें, और उसके बाद मैथ का पेडागोगी करेंगे, और साइंस का पेडागोगी प्लस साइंस पूरा रहेगा दोस्तों 30 मार्क का। उसके बाद इसमें हिंदी करेंगे, हिंदी का पेडागोगी भी करेंगे दोस्तों। तो जितना भी समय लगेगा दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप लोग को पूरा सेशन याद हो जाएगा इसका दोस्तों। अगर जितना हो सकेगा डिटेल्स भी हम सॉल्यूशन भी साथ में करवाते चलेंगे दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्न में से देखिए। और एक चीज़ बता रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है मेरा प्लेलिस्ट एक बना हुआ है मेरे चैनल पे, उसमें आपको प्रीवियस ईयर बेस्ट जितना सारा है सारा आपको उसमें वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद सचिन सर का जो अभी सीटेट का जो बुक निकला है दोस्तों, उसका भी डिस्कशन हम अपने चैनल पर करवा रहे हैं। और करंट अफेयर्स भी दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों चल रहा है मेरे चैनल पर दोस्तों। आप लोग सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए सीडीपी का क्वेश्चन है दोस्तों पहला, निम्न में से कौन से संवेगात्मक विकास का हिस्सा है दोस्तों। संवेगात्मक विकास का कौन सा हिस्सा है दोस्तों? तो देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का दोस्तों हिस्सा है। अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का दोस्तों हिस्सा है। देखिए दोस्तों, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत व्यक्ति का संवेग के बारे में पता होना, नियंत्रण करना, व्यक्त करना और आंतरिक रूप से पारस्परिक संबंधों को संभालने की क्षमता को शामिल किया गया है। तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल दूसरे लोगों के इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने की क्षमता से संबंधित है। अतः अंतर्वैयक्तिक कौशल संवेगात्मक विकास का हिस्सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं दोस्तों? कौन से कारक? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये तीनों जो है दोस्तों, तीनों आपको देखिए, अनुवांशिकता, उसके बाद भौतिक वातावरण और सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों आपका इसमें प्रभावित करते हैं दोस्तों। देखिए, बच्चों के विकास को अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण तथा सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ये तीनों प्रभावित व निर्धारित करते हैं। बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होता है वो वंशानुक्रम के माध्यम से ही होता है। वातावरण के कारण बालक की मानसिक स्थिति, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति तीनों प्रभावित होती है। बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अतः निर्धन परिवार के बच्चे अधिक अवसर प्राप्त न करने के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि शहर के बच्चों को बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलने के कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कथन और तर्क है दोस्तों इसमें कारण। कथन बोल रहा है, स्कूल में बच्चे के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। और इसका तर्क जो है दोस्तों, तर्क है, सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों दोनों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी जो है ये सही होगा, मतलब डी, ये दोनों गलत है दोस्तों। स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। ये दोनों ए और बी गलत, ए और आर गलत हैं दोस्तों। क्योंकि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों में मोटर समन्वय महत्वपूर्ण है। इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने में भी मदद मिलती है, तथा मोटर समन्वय के द्वारा बच्चा चलना, दौड़ना, कूदना जैसी क्षमताओं को प्राप्त करता है। अतः सीखना और विकास एक दूसरे के अंतर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर में, प्राथमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है?
तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। देखिए, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों की बच्चों के विकास में अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार में बालकों को नैतिकता व सामाजिकता का प्रशिक्षण मिलता है, जिससे कि उनमें उत्तम आदतों व चरित्र का विकास होता है, तथा समकक्षों के द्वारा बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है, जिससे कि वे साहसिक कार्यों में भागीदारी लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचन कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये है आपको अभी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचन कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। यह चरण लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू होता है और वयस्कता में रहता है। औपचारिक चरण में बच्चा गणितीय रूप से सोचने और गणितीय समस्या के रूप या संरचना को समझने में सक्षम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर में, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों डैश होते क्या होती है? वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्योंकि बच्चे परिपक्व होने पर मूल रूप से अलग अलग तरीकों से सोचते हैं, न कि केवल अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका थर्ड सी सही है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौता शामिल होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर नैतिक निर्णयों को प्रदर्शित करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें है सामाजिक सांस्कृतिक ये सही होगा दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण के द्वारा सीखता है तथा समाज के साथ अंतः क्रिया करके अपना विकास करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए दोस्तों। देखिए, बोल रहा है बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। यह लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। इस संबंध में लेव वाइगोत्स्की का मचान पार या आधारभूत सहायता एक सिद्धांत है जो एक से अधिक सूचित व्यक्ति देखिए, बच्चों का सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। यह लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। इस संबंध में लेव वाइगोत्स्की का मचान पार या आधारभूत सहायता का एक सिद्धांत है जो एक से अधिक सूचित व्यक्ति की मदद से एक छात्र की जानकारी को सीखने की क्षमता पर केंद्रित है। इसमें शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हैं और समस्या को हल करते समय बच्चों के किसी बिंदु पर अटकने पर संकेत और इशारे प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर में, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड
पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब वह जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए, सुरमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों? एस्केप फोल्डिंग का, पार का। देखिए दोस्तों, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉस वर्ण पहेली सुलझाने में संकेत व इशारे देकर मदद करती है। जब वो जसप्रीत उसे करने में बेहतर न हो जाए तो रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना पार का उदाहरण है। एस्केप फोल्डिंग एक प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसमें बच्चों को दिए जाने वाले निर्देश की मात्रा तथा स्वरूप उसके विकास के स्तर के अनुरूप होता है। बच्चों को दिया जाने वाला समर्थन या सहयोग तब वापस ले लिया जाता है जब बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी काम को करने लग जाता है। इस प्रक्रिया में बड़े या शिक्षक की तरफ से उस समय समर्थन वापस लिया जाता है जब बच्चा उस क्षमता आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 में, कथन और तर्क। देखिए, कथन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और तर्क है इसका दोस्तों, बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। दोस्तों देखिए, इसका दोनों ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों, नियंत्रण नहीं रख सकते उस पर। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। यह कथन ए और तर्क आर पूर्णतः गलत है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा बालक की क्षमता में विश्वास रखती है। इसमें बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है तथा पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला होता है क्योंकि प्रगतिशील कक्षा इस मत में विश्वास करती है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब उन्हें बिना किसी नियंत्रण करके स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो दोस्तों, तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति दोस्तों, देखिए, तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति में तार्किक रूप से समस्याओं का विश्लेषण करने, गणितीय संचालन करने और वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की जांच करने की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरफ कमजोर व्यवहार मत करो, किसका बढ़ावा देगा दोस्तों? तो जेंडर रूढ़िवादिता का। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है। इसमें बोल रहा है 2 और 3 सही है। देखिए, 2 में क्या बोल रहा है कि यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है, सही है। उसके बाद दोस्तों 3 में है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है, दोस्तों हिस्सा मानता है। ये दोनों सही होगा। देखिए, सतत तथा समग्र मूल्यांकन से आशय बच्चों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से है जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है तथा मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह नियमित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। समाज में ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों सही होगा इसका। समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? यही समालोचनात्मक चिंतन को दोस्तों बढ़ावा देता है। देखिए, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? ऐसे प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को बढ़ावा देने के, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का कोई रटा रटाया उत्तर नहीं होता है। अतः जब बच्चे ऐसे प्रश्नों के उत्तर के बारे में अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं तो उनमें
तार्किक चिंतन और सृजनात्मकता का विकास होता है। समालोचनात्मक चिंतन द्वारा बच्चों में अपसारी सोच का विकास होता है। यह तर्क को नई अपरिचित स्थितियों, विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता है, जो कि तथ्यों, घटनाओं आदि को पहचानने या उनका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसका सॉल्यूशन। वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं को हीन व पिछड़ा न समझते हुए अत्यंत उत्साह के साथ उन गतिविधियों में अपनी भागीदारी दिखाते हुए सार्थक अधिगम कर सकें, जिससे कि एक प्रभावी कक्ष का निर्माण हो सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर में समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो सहयोग होगा दोस्तों, सहयोग। देखिए इसका होगा समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप में बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ समान कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। अतः समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। देखिए इसमें है, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहां पर वैयक्तिक भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, जिससे कि वे स्वयं को महत्वपूर्ण समझ सके और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष रखने में सक्षम हो सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर में, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में किसके लक्षण होने की संभावना है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें डिसलेक्सिया पठन में जब दिक्कत हो दोस्तों तो डिसलेक्सिया होता है। देखिए एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्ची में डिसलेक्सिया होने की संभावना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए डिसलेक्सिया सीखने समझने में होने वाली कठिनाई है जो पढ़ने में दिक्कत, लिखने और वर्तनी की समस्याओं का कारण बनती है। यह बुद्धि को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन बच्चे सीधे अक्षर को उल्टा लिखते हैं, जो एक तरह की अधिगम अक्षमता है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता क्या है? तो देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता ही दोस्तों क्या है? रचनात्मकता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने व विचार करने के लिए समर्थ बनाती है। अतः अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता ही रचनात्मकता है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? देखिए दोस्तों इसको सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सीखने को सामाजिक और प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। देखिए सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। सामाजिक रचनात्मकवाद इस शोध पर आधारित है कि सामाजिक प्रक्रियाएं अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए केंद्रीय है। यह ज्ञान को एक सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और
अधिगम व संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। इनमें से कुछ सामाजिक पहलू भाषा, संस्कृति, दैनिक जीवन की प्रथाएं, भौतिक वस्तुएं, पारस्परिक संपर्क, सहकर्मी संपर्क, उपकरण और प्रतीक हैं। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, डैश आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि हम व्यक्तिगत रुचियों को आगे बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें। जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तो हमें प्रलोभन या दंड की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गतिविधि स्वयं संतोषजनक और पुरस्कृत होती है। इसे आकांक्षा के स्तर के रूप में भी जाना जाता है। अतः अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, कथन और तर्क। कथन है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। और तर्क है इसका दोस्तों, भावनाएं और सीखना पारस्परिक संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये कथन और सही है और तर्क सही है और दोनों एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। देखिए सॉल्यूशन उसका देख लेते हैं दोस्तों। प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है, क्योंकि भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। अतः जब बालक भावनात्मक रूप से सकारात्मक सोच रखेगा तभी उसमें सार्थक अधिगम संभव हो पाएगा। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है दोस्तों एक की। और 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, महारत उन्मुखी विद्यार्थी। महारत उन्मुखी विद्यार्थी दोस्तों, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 4। देखिए महारत उन्मुखी विद्यार्थी में दोस्तों सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और 4 में क्या है दोस्तों, अपने सीखने को सुसाध करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। और क्या है दोस्तों, मानते हैं, 2 नंबर में ऑप्शन है, मानते हैं कि क्षमता अस्थिर व अस्थायी। गलत है दोस्तों ये। और 3 नंबर में बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं, ये भी गलत है दोस्तों। तो 1 और 4 सही है। देखिए, जो विद्यार्थी महारत उन्मुख होते हैं वे प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, उपयुक्त सीखने की रणनीतियों का उपयोग करते हैं तथा ऐसे विकल्प चुनते हैं जो चुनौतीपूर्ण व आकर्षक होते हैं। महारत उन्मुखी विद्यार्थी अपने सीखने को सुसाध करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं तथा सीखने की दिशा में एक सकारात्मक अभिविन्यास विकसित करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसका, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी सही है। को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे बिना भय के शिक्षकों के समक्ष अपनी समस्याओं को रख सके तथा उनके हल के लिए उचित समाधान प्राप्त कर सके। इससे शिक्षक छात्र संबंध दृढ़ होते हैं एवं बच्चों के अधिगम का स्तर शीर्ष होता है। 26 में दोस्तों, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक, डी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। खोज दोस्तों यही सही होगा, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नई अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण है दोस्तों, देखिए यह उदाहरण है दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है दोस्तों, तो उसकी सक्रिय भागीदारी है। तू खरीद इसका डिस्कशन देख लीजिए। डिस्कशन बोल रहा है 1 और 4 सही है, 1 तो उधर हो गया, 4 नंबर ये दोस्तों सही है। बोल रहा है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो 1 और 2 ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। और 1 और 2 सिर्फ इसमें सही होगा दोस्तों। देखिए इसमें है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और मानते हैं कि क्षमता अस्थिर व अस्थायी है। सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और मानते हैं कि क्षमता अस्थिर व अस्थायी है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों हम इस क्वेश्चन में थे, हाँ एक और दो इसका सही है। और 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षकों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। और तर्क इसका, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों, दोनों ही गलत है दोस्तों। देखिए, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करना चाहिए। ये कथन गलत है, क्योंकि यदि बच्चों से उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में चर्चा नहीं की जाएगी तो उनमें समाजीकरण की सीख नहीं प्राप्त हो पाएगा और वे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सक पाएंगे, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह तर्क भी गलत है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के अधिगम में कोई भूमिका नहीं है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों, संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा, करके सीखने को सुसाधित किया जा सके। देखिए, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, क्योंकि जब बच्चों गतिविधियों को करके सीखेंगे तो उनमें अस्थायी समझ का विकास होगा। देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है दोस्तों? तो ठोस से अमूर्त में मदद मिलती है। देखिए, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त क्रम में मदद मिलती है, अर्थात पहले वे दृश्य सामग्रियों को देखकर अपनी समझ को अमूर्त धारणाओं के प्रति विकसित कर लेते हैं एवं परिकल्पनात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब मैथ का सीडीपी है दोस्तों, मैथ का सीडीपी दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। देखिए, मैथ का सीडीपी है दोस्तों 51 नंबर से है। देखिए 51 में क्या बोल रहा है, बीज गणित और बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपद, त्रिपद आदि के शिक्षण और अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वाक्षेपित ज्ञान कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सही होगा, समान और विपरीत पद। समान और विपरीत पद। देखिए, बोल रहा है बीजगणित और बीजीय व्यंजकों में एक पदी, द्विपद, त्रिपद आदि के शिक्षण और अधिगम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्वाक्षेपित ज्ञान समान और विपरीत पद है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 52 नंबर में क्वेश्चन है, खुले सिरे वाले प्रश्नों को पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो चिंतन कौशल का विकास करना, यह तार्किक चिंतन कौशल का विकास करता है, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब केवल बी सत्य है दोस्तों। देखिए, गणित की एक कक्षा में खुले सिरे वाले प्रश्नों को पूछने का संदर्भ है, यह तार्किक चिंतन कौशल का विकास करता है। खुले सिरे वाले प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, इसमें एक प्रश्न के उत्तर कई प्रकार से दे सकते हैं। खुले सिरे वाले प्रश्न अपसारी चिंतन है। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे के मस्तिष्क के गणितीकरण को दर्शाती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चा अवधारणाओं को समझता है और उनके बीच संबंध बनाता है, यही ऑप्शन दोस्तों सही होगा। देखिए, व्याख्या है दोस्तों इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणितीय अवधारणाओं का विकास करना प्राथमिक लक्ष्य है। उपर्युक्त प्रश्नानुसार बच्चा गणितीय अवधारणाओं को समझता है और उनके बीच संबंध बनाता है, यह गणितीय गतिविधि बच्चे के मस्तिष्क के गणितीकरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 54 नंबर में, सामुदायिक गणित डैश से संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? अंक गणित से संबंधित है। देखिए, सामुदायिक गणित, एक सामाजिक जीवन जीने के लिए गणित ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर है, जिसमें अंकों का जोड़, घटाना, गुना, भाग आदि की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त प्रश्नानुसार सामुदायिक गणित अंक गणित से संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 55 में बोल रहा है, यह सिद्ध करने के लिए कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग
180 डिग्री है। एक शिक्षक कागज के त्रिभुज के सभी कोनों को काटकर एक सीधी रेखा पर रखता है। यह उदाहरण है दोस्तों सत्यापन से उत्पत्ति का है। सत्यापन से उत्पत्ति का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों। देखिए त्रिभुज के अंतः कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यह सिद्ध करने के लिए एक शिक्षक कागज के त्रिभुज से सभी कोनों को काटकर एक सीधी रेखा पर रखता है। यह उदाहरण है सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन से उत्पत्ति का दोस्तों, उपपत्ति का। अगला क्वेश्चन दोस्तों 56 में, हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 20 सत्य है दोस्तों। शिक्षण निर्देश को विद्यार्थी के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार होना चाहिए, और सी नंबर भी सही है, स्तर क्रमानुसार हैं दोस्तों। बी सी ऑप्शन दोस्तों बी सी सही है दोस्तों। देखिए वैन हेले ने ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर दिए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों 57 में, गणित में स्वयं सिद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है दोस्तों। देखिए सी नंबर सत्य नहीं है, स्वयं सिद्धि केवल ज्यामिति में ही उपलब्ध है, गलत है दोस्तों। डी नंबर देखिए सही है, स्वयं सिद्धि अपने आप में पर्याप्त है। और ए में देखिए स्वयं सिद्धि अविरोधी है। बी में है स्वयं सिद्धि ऐसे प्रश्न हैं जो बिना किसी प्रमाणित साक्ष्य द्वारा अनुमानित और स्वीकृत किए जाते हैं। ये रहा उसका दोस्तों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। 58 में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कंप्यूटेशनल अभिकलनीय चिंतन का तत्व नहीं है दोस्तों। तो इसमें अभिव्यक्ति नहीं है, बाद में अपघटन है, पैटर्न पहचानना है, अमूर्तन है दोस्तों, ये सब है। देखिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें कई विशेषताएं और स्वभाव शामिल है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्यूटर अनुप्रयोगों के विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसका उपयोग गणित विज्ञान और गणित सहित सभी विषयों में समस्या समाधान के लिए भी किया जा सकता है। अतः अभिव्यक्ति अभिकलनीय चिंतन का तत्व नहीं है। 59 में है दोस्तों, शिक्षार्थियों के बीच गणितीय संप्रेषण को किसके द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही है, कक्षा में गणितीय शब्दों को व्यक्त करने के लिए स्थानीय भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, यही ऑप्शन गलत है दोस्तों। अगला है दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन है, गणित में अधिगम का आकलन विद्यार्थियों को उनकी अवधारणात्मक समझ में सुधार करने के लिए प्रतिपुष्टि पर प्रतिक्रिया का अवसर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए कथन के अर्थ की सबसे उपयुक्त व्याख्या है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों सही है, आकलन में प्रतिपुष्टि अधिगमकर्ताओं को उनकी गणित में अवधारणात्मक समझ को सुदृढ़ करने में सहयोग करती है, ये ऑप्शन दोस्तों सही है। ये नंबर में देखिए गणित में अधिगम का आकलन विद्यार्थियों को उनकी अवधारणात्मक समझ में सुधार करने के लिए प्रतिपुष्टि पर प्रतिक्रिया का अवसर प्रदान करता है। इस कथन का सबसे उपयुक्त व्याख्या है यह है, आकलन में प्रतिपुष्टि अधिगमकर्ताओं को उनकी गणित में अवधारणात्मक समझ को सुदृढ़ करने में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ए सबसे बड़ी ग्रंथि है और बी स्रावित करती है और सी पाचन में मदद करती है। क्या होगा दोस्तों ए बी सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए ए रक्त वहन करती है, यही सही होगा दोस्तों। देखिए फुफ्फुस धमनी हृदय से नहीं दोस्तों ये नहीं है, हाँ ये होगा दोस्तों यकृत, दूसरा पित्तरस और तीसरा है वसा। देखिए हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पित्त रस स्रावित करती है जो वसा के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 62 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो देखिए सी में ऑप्शन सही है, फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है। देखिए फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक ऑक्सीजन रहित रक्त का वहन करती है तथा फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। हृदय से शुद्ध रुधिर का प्रवाह रुधिर वाहिनियों द्वारा शरीर के समस्त भागों में होता है। किसी भी रुधिर वाहिनी में रक्त का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है दोस्तों। और 63 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक बी का निर्माण करता है। यह यौगिक डैश मतलब लिटमस को डैश में परिवर्तित करता है और ई गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। क्या होगा दोस्तों आंसर इसका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए एक ये मतलब देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह यौगिक दोस्तों हाइड्रोक्साइड लिटमस को लाल
में परिवर्तित करता है और नीला गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या है इसका सॉल्यूशन, कैल्शियम ऑक्सीजन और पानी से अभिक्रिया कर एक यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यह यौगिक लाल लिटमस को नीला में परिवर्तित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अम्लों क्षारकों के प्राकृतिक सूचक को दर्शाता है दोस्तों? तो लिटमस और हल्दी, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। देखिए कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन 65 में दोस्तों, निम्नलिखित में से मरुस्थलीय पौधे के कौन से अभिलक्षणिक अनुकूल लक्षण नहीं है दोस्तों? देखिए CD नहीं होगा, मोम की परत का पन ये गलत है, और डी में ढलवा टहनियाँ ये भी गलत है दोस्तों। ए होगा गहरी बेधती जड़ें, और बी में गुद्देदार तना, ये दोनों होगा दोस्तों। देखिए मरुस्थलीय पौधे शुष्क स्थानों में पाए जाते हैं, ऐसे वातावरण में भूमि में जल वास्तव में उपस्थित नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में होता है, जिसके जड़ें जल के खोज में अधिक गहराई तक चली जाती है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा, काष्ठीय, शुष्क, कठोर तथा मोटी छाल से ढका होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे का संक्षारण है। लोहे का संक्षारण क्या है दोस्तों? लोहे का संक्षारण सीन ऑप्शन सही, एक रासायनिक परिवर्तन तथा एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है दोस्तों, यही सही होगा। उसके बाद 67 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, मानवों में डैश जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब डैश अंडे डैश शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। देखिए मानवों में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडे एक शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होते हैं। तो देखिए मानवों में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडे एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं, यही होगा सब। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको दो थैले दिए गए हैं, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का है। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप उपयोग करना चाहेंगे क्या? तो दोस्तों चौड़ी पट्टी का थैला, क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल निम्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए आपको दो थैले दिए गए, एक चौड़ी पट्टी और दूसरा संकरी पट्टी का। दी गई पुस्तकें वहन करने के लिए आप चौड़ी पट्टी का थैला उपयोग करेंगे, क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल में निम्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 69 में दोस्तों, अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य होगा दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है दोस्तों। देखिए अगर एक धातु कप और एक प्लास्टिक कप में गर्म चाय की समान मात्रा डाली गई तो धातु कप में चाय लंबे समय तक गर्म नहीं रहती, क्योंकि धातु ऊष्मा की सुचालक है, और वही प्लास्टिक ऊष्मा का कुचालक है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन और कारक। अभिकथन है वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, और कारण है यह एक दुर्बल चुंबक है। देखिए ये सही है, लेकिन दोस्तों इसका कारण गलत है। वैद्युत चुंबक के अस्थायी चुंबक सही है। देखिए वैद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक है, क्योंकि यह तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहीं विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। यह एक प्रबल चुंबक है जो नरम लोहे के टुकड़े से बना होता है तथा इसके चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यह एक कृत्रिम चुंबक होता है, अतः कथन ए सत्य है। 71वां क्वेश्चन दोस्तों, सूचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, बी है अधिकांशतः एक वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में ए उत्तल दर्पण होगा, और दोस्तों तो बी क्या होगा, अवतल लेंस हो सकता है, यही सही होगा दोस्तों। देखिए ये सर्वदा एक आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दिए गए सूचना के आधार पर ए उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस हो सकता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तथा अंदर वाला तल धंसा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। बस मतलब इस दर्पण की प्रकृति अपसारी होती है, जब इस पर प्रकाश की किरण पुंज पड़ती है तो उसको अपसरित कर देता है। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे दोस्तों? तो 72 का दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है, यह एक समान या वस्तु विरामावस्था में है दोस्तों। देखिए दूरी समय ग्राफ एक रेखा है, यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा तो ये देख लीजिए ऊपर y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया,
और ये जो वेग होता है नियत वेग से जा रहा है दोस्तों। तो रेखा है तो गति एक समान या वस्तु विरामावस्था में यदि किसी पिंड का दूरी समय ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ के ढलान का उपयोग करके इसकी गति की गणना की जा सकती है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों मिलान करने वाला है। देखिए अति झुके अक्ष पर घूर्णन करना यूरेनस है दोस्तों, और बी में ठंडा और हवादार ग्रह कौन सा है दोस्तों, वरुण, और चांद जैसी प्रावस्थाएं दर्शाता है शुक्र, और घनत्व निम्न है किसका दोस्तों, तो शनि का, यही सही होगा। और 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अभिलंब और आपतित किरण के बीच 30 डिग्री कोण है तब आपतित और परावर्तित किरण के बीच कोण कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री का होगा दोस्तों। 75 में क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन घर्षण के संदर्भों में सत्य है दोस्तों, घर्षण के संदर्भों में सत्य है, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों दिए गए कथन में सर्पी घर्षण से लोटन घर्षण कम सत्य कथन सत्य है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाला वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। इस घर्षण को गतिज घर्षण के रूप में जाना जाता है। लोटन घर्षण किसी सतह पर लुढ़कती हुई वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को लोटन घर्षण कहते हैं। जमीन पर गेंद या पहिए का लुढ़कना लोटनिक घर्षण का एक उदाहरण है दोस्तों। और नोट में है दोस्तों, लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 76 नंबर में, अभिकथन ए, सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन पर फूंक मारता है। रीजन है दोस्तों इसका तर्क, बाह्यतम जोन निकटतम है और फूंक मारने के लिए अधिक गर्म नहीं है दोस्तों। तो मतलब ये सत्य है और आर असत्य है दोस्तों। देखिए सोने के गलन के लिए सुनार धातु की पाइप का उपयोग करके ज्वाला के बाह्यतम जोन क्षेत्र पर फूंक मारता है क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को अदीप्त क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह पूर्ण दहन के साथ जलता है, यह नीले रंग का होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है दोस्तों। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु भी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। कौन सी धातु द्वितीयक अभिक्रियाशील है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, ए सही है ए। देखिए धातु बी को धातु ए उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती किंतु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। धातु डी को धातु बी उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। धातु ए द्वितीयक अभिक्रियाशील है। 78 में दोस्तों, डैश एक विटामिन है जो डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो एक्स और वाई है दोस्तों। देखिए विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है। देखिए विटामिन सी एक विटामिन है जो आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका प्रमुख स्रोत खट्टे फल, नींबू, संतरे, आंवला, अंकुरित ताले आदि। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 में, गाजर के पौधे की पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए सत्य है दोस्तों। देखिए मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है। मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है, ऑप्शन ए सत्य है दोस्तों। देखिए गाजर के पौधे की पत्तियों में जलिका रूपी सिरा विन्यास है। इसका समर्थन मूल जड़ के पौधों में जलिका रूपी सिरा विन्यास होता है। पत्तियों पर सिराओं के पैटर्न को सिरा विन्यास कहते हैं। द्विबीजपत्री में जलीदार सिरा विन्यास पाया जाता है, अतः इनमें पाया जाने वाला मूल तंत्र मूलाधार तंत्र होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान कीजिए दोस्तों। देखिए ए में है एक कोशिका भित्ति रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक, बी में है कोशिका झिल्ली रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक, तो ऑप्शन और सी में है कोशिका झिल्ली लवक सूत्रकणिका कोशिका द्रव। देखिए दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इसमें है ए और बी पादप कोशिका हैं, बी जीव कोशिका हैं दोस्तों। देखिए कोशिकांग के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं की सही पहचान है। ए और सी पादप कोशिकाएं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति रिक्तिका सूत्रकणिका केंद्रक कोशिका झिल्ली लवक कोशिका द्रव शामिल है।
बी कोशिका द्रव है, बी जीव कोशिका है। जीव कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, रिक्तिका, सूत्रकर्णिका, केंद्रक आदि कोशिकांग पाए जाते हैं दोस्तों। 81 में है, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है। क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? यही सही होगा। देखिए, शिक्षार्थियों में अपसारी चिंतन के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न है, क्या होगा यदि कोई जल चक्र ना हो? ऐसा चिंतन जिसमें हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं, उसे हमें अपसारी चिंतन कहते हैं। इस प्रकार के चिंतन में शिक्षार्थी अपनी कल्पना शक्ति एवं रचनात्मकता का प्रयोग करता है। 82 में है दोस्तों, अनुप्रिया विषय जल प्रदूषण पर कक्षा 6 के अपने विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाकलाप की योजना बना रही है। विविध अधिगम शैलियों के शिक्षार्थियों के समायोजन हेतु निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को प्राथमिकता देनी चाहिए दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना। एक प्रदूषित नदी के क्षेत्रीय दौरे पर विद्यार्थियों को ले जाना, यही सही होगा दोस्तों। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है। और कारण है दोस्तों, स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः अति अंतर्दर्शी होती है दोस्तों। देखिए दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। देखिए शिक्षार्थियों की विकल्पी संकल्पनाएं औपचारिक निर्देशों के पश्चात भी बनी रहती है, क्योंकि स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रायः प्रति अंतर्दर्शी होती है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, अन्वेषकों वैज्ञानिक अन्वेषकों के अन्वेषणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सत्य है दोस्तों? तो 84 में देखिए दोस्तों, 84 में ये नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों? ये बोल रहा है किसी अन्वेषण में डेटा सदैव संख्यात्मक होता है। नहीं दोस्तों, अलग अलग होता है, ये गलत है। बी में वैज्ञानिक अन्वेषण में केवल एक ही सही विधि है, गलत है दोस्तों, दोनों गलत हैं। देखिए किसी अन्वेषण में डेटा संख्यात्मक और श्रेणीबद्ध रूप में होता है। संख्यात्मक डेटा संख्या के रूप में एकत्र किया जाता है, श्रेणीबद्ध डाटा को श्रेणी के रूप में एकत्र किया जाता है। वैज्ञानिक अन्वेषणों में केवल एक ही विधि नहीं होती, बल्कि इस पद्धति में कई संस्करण होते हैं। वैज्ञानिक पद्धति परीक्षण और प्रमेय के माध्यम से तथ्यों को निष्पक्ष रूप से स्थापित करने की प्रक्रिया है दोस्तों। इसलिए दोनों ऑप्शन दोस्तों इसका असत्य है। 85 में है दोस्तों, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है। पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है, S1 में है। और S2 में है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। देखिए S1 तथ्य और S2 निष्कर्ष है दोस्तों, S1 तथ्य और S2 निष्कर्ष है उसका। देखिए पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है और उसका निष्कर्ष जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में संचित हो जाती है। इसमें प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में पर्णहरित होता है तथा S1 तथ्य तथा S2 दोस्तों निष्कर्ष है। 86 में दोस्तों, विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही नहीं है दोस्तों? क्या सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, मतलब सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है। विज्ञान में सृजनात्मकता की कोई भूमिका नहीं होती है, यही ऑप्शन गलत होगा दोस्तों। देखिए विज्ञान में सृजनात्मकता की अहम भूमिका होती है। किसी वस्तु, विचार, सिद्धांत से संबद्ध किसी समस्या का समाधान निकालने, कुछ नया रचने, आविष्कृत करने तथा पुनर्सृजित करने के लिए सृजनात्मकता एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। 87 में है दोस्तों, कोई छात्रा एक परखनली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है।
वह अपनी पुस्तिका में निम्नलिखित कथन लिखती है। क्या लिखती है दोस्तों? देखिए, ए अवलोकन है, बी निष्कर्ष है। नीला काला, आलू का रंग नीला काला हो जाता है। और बी में है आलू में स्टार्च है दोस्तों। क्या? आलू में स्टार्च है। तो ए अवलोकन है, बी क्या है? निष्कर्ष है। देखिए, कोई छात्रा एक परखनली में उबले आलू का पेस्ट लेकर उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालती है। इस क्रिया का अवलोकन करने पर आलू का रंग नीला काला हो जाता है, क्योंकि आलू में स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल के गुणों पर चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। तो विज्ञान के शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों डी सही होगा। मतलब प्रतिक्रिया को स्वीकार करें और तर्क की व्याख्या करें। जल के गुणों की चर्चा करते हुए कक्षा 6 के शिक्षार्थी ने कहा कि नाली में जल का रंग भूरा है, इसलिए जल का रंग भूरा होता है। विज्ञान के शिक्षक इस प्रतिक्रिया को स्वीकार करें तथा तर्क की व्याख्या करें। दोस्तों 89 में है, प्रतिभाशील विद्यार्थी को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से क्या सबसे कम वांछनीय है दोस्तों? तो मानकीकृत पाठ्य चर्चा एवं आकलन, यही सबसे कम वांछनीय है दोस्तों। देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समझने के उद्देश्य से विज्ञान की कक्षा में मानवीकृत पाठ्य चर्चा एवं आकलन सबसे कम वांछनीय है। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और अंतिम है साइंस का पेडागोगी। विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन पर अल्पतम प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन ए सत्य है। विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना। दोस्तों देखिए, विज्ञान की किसी संकल्पना की समझ को सुसाध्य कर बनाने हेतु विद्यार्थियों को संकल्पना को परिभाषित करने के लिए कहना कथन पर अल्पमत प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब हिंदी में हम लोग आ गए हैं। ये हो गया गद्यांश दोस्तों, और इसी बेस्ट पे क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, गद्यांश सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। नदी में घुले रसायन कॉलरा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेयजल देश में विशेष रूप से गांवों में फैलने वाले रोगों का सबसे बड़ा कारण है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती है। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अशोधित अवशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही है। यह आत्मघाती कदम है। कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। जब मनुष्य असभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई है। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदी अपने वह क्षमता खोती जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध रणभेरी बजाने का समय आ गया है। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसी थी, अगर जाते समय कुछ और अच्छी न बना सके तो कम से कम खराब करके तो न जाएं। देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से रोग का कारण दूषित पेयजल नहीं है दोस्तों? तो चिकनगुनिया। देखिए, कॉलरा है, दस्त है, टाइफाइड है, चिकनगुनिया नहीं है। 92 नंबर है दोस्तों है, गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना। दोस्तों 93 में है, जब मनुष्य असभ्य था तब नदियां स्वस्थ और स्वच्छ थी। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया तो नदियां मलिन और विषाक्त हो गई है। इससे तात्पर्य क्या है दोस्तों? देखिए, मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियां प्रदूषित होती गई हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम है। तो बी नंबर ऑप्शन सही है दोस्तों इसका, नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना। 95 में है दोस्तों, हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। वाक्य मनुष्य के संबंध में किस सत्यता की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो जन्म मृत्यु की ओर संकेत करता है। 96 में है, गद्यांश के अनुसार हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही होगा, अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की जरूरत है। और 97 में है, लाखों मछलियां में रेखांकित शब्द है। क्या है दोस्तों? विशेषण है।
98 में देखिए, लाखों मछलियाँ में रेखांकित शब्द विशेषण है। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। एक है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिणामवाचक और चौथा है सर्वनामिक विशेषण है। 98 में है दोस्तों, कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है। वाक्य में निपात है दोस्तों भी वाक्य में निपात है दोस्तों। देखिए, कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है। वाक्य में निपात भी है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। एक है स्वीकार्य निपात, हाँ जी, जी हाँ। दूसरा है नकारात्मक निपात, नहीं, जी नहीं। तीसरा है निषेधात्मक निपात, मतलब मत। प्रश्नबोधक निपात है, क्या। उसके बाद है 5 में विस्मयादि बोधक निपात, क्या। 6 में बलदायक निपात, नो, नी, त, क, सिर्फ, केवल। तुल्यबोधक निपात है, सा। अवधारणा बोधक निपात है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। और आदर बोधक निपात है, जी। देखिए 99 में दोस्तों अशोधित का विलोम शब्द है दोस्तों, शोधित। देखिए अशोधित का विलोम शब्द शोभित है। अगला वर्ड है दोस्तों, ये है दोस्तों काव्यांश है। काव्यांश के बेस्ट पे 5 क्वेश्चन रहता है, वो हम लोग को देखते हैं। देखिए काव्यांश दोस्तों ये है, निर्मी में क्षण भर उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधे की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्भ से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। तब से उनको रहा देखता, धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदावे, बैल फैल गई वलखा आंगन में लाड़ा, और सहारा लेकर वारे की टट्टी का हरे भरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है दोस्तों। तो 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कविता में किसके वंश के बढ़ने का वर्णन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सेमी के बेलों के बढ़ने का वर्णन है दोस्तों। इससे 1 नंबर है दोस्तों, सेम की बैलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों। तो चंदोवे का। मखमली का क्या है, बोने का क्या है, हरे भरे का क्या है, मगर चंदोवे का नहीं किया है दोस्तों। देखिए सेम की बेलों के लिए चंदोवे विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, मखमली, हरे भरे, बोने विशेषण का प्रयोग किया गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है दोस्तों। तो पलटन का प्रयोग किया गया है, पलटन का। ये सेम की बेलों से निकले अंकुरों के लिए पलटन पद का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 103 नंबर में, सेम की बेलें बहुतायत में चारों तरफ फैल गई, यह भाव कविता में किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए सही है, उनको रहा देखता धीरे धीरे, यही है दोस्तों। 104 में दोस्तों, बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लड़ी, वल्लड़ी। बेल का पर्यायवाची शब्द है वल्लड़ी, बल्ली, लतिया, बेली, बेल के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। 105 में दोस्तों, अब खड़ी गर्भ से मैं डैश अलंकार है, क्या है, मानवीकरण है दोस्तों, मानवीकरण। देखिए अब खड़ी गर्भ से मैं मानवीकरण अलंकार है। उपमा, दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। रूपक, उपमेय या उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद की रूपक है। अनुप्रास दोस्तों, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है डैश, क्या है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इच्छानुसार 2 भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना, ये बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है दोस्तों। देखिए बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है, इच्छानुसार 2 भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना है। 107 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाए, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते रहे।
शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही नहीं है। देखिए, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना, ये सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना शब्द भंडार सिखाने के लिए युक्ति सही नहीं है। 160 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है दोस्तों। देखिए, मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ, यह गलत है दोस्तों। मैं प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में नहीं है। 109 में है दोस्तों, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग, ए नंबर ऑप्शन सही है। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है भाषांतरण। कि भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। और 110 में क्वेश्चन है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है, यही दोस्तों सही नहीं है। देखिए, रचनात्मकता के बारे में रटने के प्रवृत्ति पर बल देती है कथन सही नहीं है। दिए गए शेष अन्य कथन आनंद मिलता है, कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है, परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। रचनात्मकता के बारे में सही है। 111 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन देखिए 111 के डी सही नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, यही 111 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही नहीं है। यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, यही गलत है दोस्तों। देखिए, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं, श्रवण के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प श्रवण के संदर्भ में सही है दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है दोस्तों? तो खोजबीन पद्धति भाषा के संदर्भ में नहीं है, ये सही है दोस्तों। योजक सही है, सी सर्वनाम सही है, डी व्याकरण अनुवाद विधि भी सही है। खोजबीन पद्धति वाक्यांश भाषा के संदर्भ में सही नहीं है। 113 में क्वेश्चन है दोस्तों, पठन क्या है? पठन क्या है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। आंसर डी में है दोस्तों, अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है, पठन है। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ा रही थी, मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और कर्मवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे दिए गए अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो सही नहीं उसका चयन करें दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों देखिए सही नहीं है, विद्यार्थियों के साथ उसकी शब्द संपदा पर कार्य करें, ये सही है। देखिए, ये में है, यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित न कर पाई हो। सी है दोस्तों, चुनी गई पाठ्य सामग्री का स्तर विद्यार्थियों के स्तर से ऊंचा होगा। और डी है दोस्तों, लंबे घुमावदार और जटिल उदाहरणों के स्थान पर सरल व्याख्या दी जाए। तो ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अध्यापिका के लिए दिए गए कुछ सुझावों में से विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें सही नहीं है। 115 नंबर क्वेश्चन है, एक वाक्य में किसी तर्क को दो विरोधाभासी बिंदुओं को पहली व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को देखें। यह प्रश्न क्या है दोस्तों? निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है दोस्तों। देखिए, पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है कि दूसरे वाक्य को निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। 116 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवधारणात्मक मानचित्रण, ये सही है, विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है।
देखिए आंसर इसका है अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थी की समझ को जानने का तरीका है। 117 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना, यह सही नहीं है दोस्तों। देखिए ए बी डी सही होगा। व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल सही है। बी में वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग करना, और डी में दोस्तों शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। देखिए सी में शब्दों के बीच जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या गलतियां मायने रखती है? बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती है दोस्तों? बेमेल को चुने दोस्तों इसमें से। देखिए डी नंबर ऑप्शन बेमेल है। लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती, लेकिन लेखन एक कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य है। गलत है दोस्तों। प्रश्नानुसार दोस्तों लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती है क्योंकि लेखन एक ऐसा कौशल जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य, यही ऑप्शन दोस्तों बेमेल है। 119 में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है दोस्तों? तो तंत्रिका संबंधी चक्र शिक्षण की अवधारणा नहीं है, बाद में की अवधारणा है। व्याकरण अनुवाद विधि है, वैषम्य अंतर विश्लेषण है, डी में नियम और प्रकार्य है। देखिए तंत्रिका संबंधी चक्र भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है, जबकि व्याकरण अनुवाद विधि वैषम्य अंतर विश्लेषण तथा नियम और प्रकार्य भाषा शिक्षण की अवधारणा है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी का, भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जाना जाता है। देखिए भारत की शिक्षा में भाषा त्रिभाषा सूत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हमारा ये सेट आज खत्म हो गया। CDP किए खत्म, मैथ का पेडागोजी किया, साइंस का पूरा किए क्वेश्चन, उसके बाद हिंदी का सारा क्वेश्चन किया दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में जिसका होगा। तो दोस्तों आज का ये ख़त्म हो गया दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी एक ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।